हेलो एवरीवन, आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग रेनफॉल एंड रन ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। रेनफॉल मतलब कि वर्षा तथा अपवाह जल। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे, हेडिंग है हाइड्रोलॉजी, मतलब कि जल विज्ञान। तो इसकी डिफिनीशन देख रहे हैं। हाइड्रोलॉजी is the science of water which deals with occurrence, circulation and distribution of water on the earth surface and its atmosphere। मतलब कि हाइड्रोलॉजी हमें ये बताता है कि जो पानी है, जो जल है, उसका अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर कैसे हो रहा है, उसी के बारे में हम लोग हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं और उसी को हिंदी में जल विज्ञान कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारे अर्थ सरफेस में जितना भी पानी उपलब्ध है, उसी की जानकारी जानकारी प्राप्त करना, उसी को हम जल विज्ञान कहते हैं। तो इसमें हम लोग इसकी उत्पत्ति देखेंगे, अकरेंस देखेंगे, उसका कैसे सर्कुलेशन होता है और फिर उसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी की स्टडी हम हाइड्रोलॉजी में करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब कि जलीय चक्र। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इट इज द साइक्लिक मूवमेंट of water in which water moves from one phase to the another through the process of precipitation, runoff and evaporation, etc. having different residence time in each phase। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो वाटर का जो मूवमेंट है फ्रॉम
वन फेस टू अनदर, मतलब कि ये आपका जैसे कि ये क्लाउड है, मान लीजिए ये क्लाउड है, ये क्लाउड है। अब जब इसका वेट बढ़ जाएगा तो ये प्रिसिपिटेट होगा, प्रिसिपिटेशन होगा। तो ये प्रिसिपिटेस हो गए, ये मतलब लैंड पर आ रहा है। तो इसके बाद इस लैंड पर से ये रन ऑफ हो रहा है, कुछ तो पानी इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, इनफिल्ट्रेशन की वजह से अंदर आ जाएगा, और जो बचा रहेगा वो रन ऑफ के थ्रू ये रिवर में आ जाएगा। ये रिवर है और ये बाई चांस ये आपका प्लांट है, ये भी कुछ पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। और नीचे आपका ये आपका ओशियन है, तो यहाँ से आपका इवोपोरेशन होगा, यहाँ से आपका पेड़ से आपका ट्रांसपायरेशन होगा। मतलब कि एक साइकिल होता है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले प्रिसिपिटेशन हो रहा है, तो प्रिसिपिटेशन होके वर्षा होके नीचे आ रहा है, तो ये तो कुछ पानी तो ये जो लैंड है इनफिल्ट्रेट करके अंदर चला जाएगा, जो पानी रहेगा, और कुछ गड्ढा वड्ढा भी भर जाएगा, और उसके बाद जो पानी बचेगा वो रन ऑफ होके किसी रिवर में आ रहा है। तो रिवर में आ रहा है, तो रिवर है और ये पेड़ पौधे हैं, और उसके बाद बहते हुए फिर ओशियन में आ जा रहा है। तो ओशियन में आ जा रहा है, तब ये देखेंगे कि इसके बाद ये इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपरेशन होगा, ये जाके हमारे मतलब कि एटमॉस्फेयर में ये क्लाउड फॉर्म कर लेंगे। क्लाउड फॉर्म करने के बाद जब इनका वेट बढ़ जाएगा तो ये इसके बाद प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में लैंड पर मतलब वर्षा करेंगे। तो ये तो हमारी एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हो गई, और इसमें यही होता है, जो वाटर होता है एक फेज़ से दूसरे फेज़ में मतलब मूवमेंट करता है। तो अब जो प्रिसिपिटेशन है, तो प्रिसिपिटेशन में भी जो वर्षा होता है, जो प्रिसिपिटेशन है, प्रिसिपिटेशन तो जो वर्षा होता है, तो इसमें भी कई टाइप के, तो सबसे पहले रेन होता है, या तो इसको रेनफॉल बोल सकते हैं। दूसरा होता है ड्रिजल, तीसरा होता है स्नो, फिर उसके बाद चौथा होता है ग्लेज, फिर पांचवा होता है स्लिट, फिर छठवां होता है हेल। तो ये इतने टाइप, इतने फॉर्म के प्रिसिपिटेशन होता है। प्रिसिपिटेशन मतलब कि वर्षण, जो वर्षा हो रहा है वर्षण। तो ये इतने फॉर्म के होते हैं। ये अपने साइज़ पर डिपेंड करते हैं, और इनकी इंटेंसिटी कितनी होती है उस पर डिपेंड करते हैं, और कुछ तो अपने डेंसिटी पर भी डिपेंड करते हैं। ये सारे ऐसे हैं कि मतलब ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अलग अलग इनको नाम दिया गया। और ये जब वर्षा होती है, अगर ये इसकी इंटेंसिटी कुछ डिफाइन कर दी गई है, अगर उस इंटेंसिटी के रेंज में रहेगी तो उसको हम लोग ड्रिजल बोलेंगे। ऐसे ही स्नो है, स्नो का भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट दिया गया, अगर उस फॉर्म में हो रहा है तो उसको हम लोग स्नो बोलेंगे, और इन सारे को हम लोग प्रिसिपिटेशन ही बोलेंगे। लेकिन उसमें भी प्रिसिपिटेशन होगा हमारे लैंड पर तो इस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा रेनफॉल है, जो रेन है या तो रेनफॉल है, तो इसकी साइज़ देखते हैं कि इसकी साइज़ क्या होती है। तो इसकी जो साइज़ होती है वो वेरी करती है, फ्रॉम 0.5 mm से टू 6 mm। जो इसकी साइज होती है
रेन की अगर इसके रेंज में है 0.5 mm से 6 mm के बीच में है तो उसी को रेन बोलेंगे। और ये भी फिर सब कैटेगराइज है ऑन दी बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी रेन फॉल इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। जो इंटेंसिटी के बेस पर भी ये मतलब कि क्लासिफाइड है। और अगर ये इनका जो साइज 0.5 mm से 6 mm में होंगे तो ये रेन या तो रेनफॉल बोल सकते हैं। अब उसकी देखेंगे उसकी इंटेंसिटी भी कि कितनी है। इंटेंसिटी हम mm पर हावर में देखेंगे। अगर 0 से 2.5 mm पर हावर है तो उसको लाइट रेन बोलेंगे। अगर 2.5 से 7.5 है तो उसको मॉडरेट रेन बोलेंगे, मॉडरेट रेन। अगर ये 0.75 से बड़ा है तो उसको हेवी रेन बोलेंगे। तो ये तो पहला है रेन या रेनफॉल का मतलब कि ये अपने साइज़ पर डिपेंड करेगा। 0.5 mm से 6 mm है तो उसको रेनफॉल बोलेंगे। और उसके बाद उस रेनफॉल को भी उस फर्दर डिवाइड किया इंटेंसिटी पर कि अगर लाइट रेन किसको बोलेंगे, मॉडरेट किसको बोलेंगे, हैवी किसको बोलेंगे। अगर उसकी इंटेंसिटी 0 से 2.5 है तो उसको लाइट रेन बोलेंगे। और 2.5 से 7.5 है तो उसको मॉडरेट रेन बोलेंगे। और 7.5 से ग्रेटर है तो उसको हेवी रेन बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका डीजल। तो डीजल में अगर इसकी जो साइज़ है, साइज इज लेस देन 0.5 mm एंड इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इज लेस देन 1 mm पर हावर। मतलब कि अगर तो पहले तो हम लोग ने देखा था रेनफॉल के बारे में, उसकी क्या साइज़ क्या थी, 0.5 से 6 mm थी। तो उस रेंज में तो उसको रेन बोल रहे हैं। अगर 0.5 mm से कम है, लेस देन 0.5, तो उसको हम लोग डीजल बोलेंगे। और उसकी इंटेंसिटी भी लेस देन होनी चाहिए 1 mm पर हावर से। तो उस टाइप का अगर रेन हो रहा है, अगर वर्षा हो रही है तो उसको हम लोग डीजल बोलेंगे, न कि उसको रेन बोलेंगे। नेक्स्ट है स्नो। तो देखेंगे स्नो किसको बोलते हैं। मतलब ये आइस क्रिस्टल होता है, हैविंग जो एवरेज इसकी डेंसिटी होती है। ये मतलब आइस का एक क्रिस्टल होता है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो आपकी 0.1 ग्राम से 0.1 ग्राम पर cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर ये एक मतलब कि आइस का क्रिस्टल होता है, अगर उसकी डेंसिटी 0.1 ग्राम पर cc होगी तब उसको स्नो बोलेंगे। नेक्स्ट है ग्लेज। ये भी एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। इसको ग्लेज कब बोलेंगे, व्हेन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर contact with cold ground मतलब कि 0 सेल्सियस। देन दी droplets converted into ice, and which is called glaze।
मतलब कि कोई जैसे वर्षा का कोई एक ड्रॉप है, अगर ये 0 सेल्सियस जो ग्राउंड है अगर 0 सेल्सियस पर आके मतलब उसके कांटेक्ट में आता है और उसके बाद ये कन्वर्ट होके आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है जब कोल्ड सरफेस मतलब 0 डिग्री वाले सेल्सियस के सरफेस पर कांटेक्ट में आएगा, फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हम लोग ग्लेस बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका स्लिट। तो स्लिट में ये आपका एक फ्रोज़न रेन ड्रॉप होता है, मतलब जमा हुआ वर्षा होता है, और जिसका नेचर जो होता है नेचर इसका ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब एक पार से दूसरे पार इसको देख सकते हैं, और एक मतलब कि जमा हुआ बर्फ़ का टुकड़ा टाइप का होता है, और उसी को हम स्लिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेल। ये भी एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। तो इसमें जो होता है, दीज आर द लम्स, मतलब एक लम्स ऑफ आइस हुज साइज इज मोर देन 8 mm। मतलब कि ये भी आइस का एक टुकड़ा होता है जिसकी साइज अगर मोर देन 8 mm है तो उसको हेल्स बोलेंगे। तो ये प्रेसिपिटेशन के इतने सारे फॉर्म हैं। अगर ये अब इसकी साइज़, इसकी इंटेंसिटी, इसकी डेंसिटी, तो इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। और अगर ये जिस मतलब करेक्टराइज्ड किया गया है कि इसकी इंटेंसिटी इतने में रहेगी तो उसको रेन बोलेंगे, उसको ड्रिजल, स्नो। तो ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि जो इम्पोर्टेंस है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोलॉजी। अब ये देखेंगे हाइड्रोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, तो अगर हम लोग हाइड्रोलॉजी में तो हम लोग यही जो जल है उसका मतलब जानकारी ही लेते हैं कि पृथ्वी पर ये कितना उपलब्ध है, मतलब पानी कितना उपलब्ध है, उसी की जानकारी को ही हम लोग हाइड्रोलॉजी बोलते हैं। तो देखेंगे कि इसमें इसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं इसका देखो टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर एंड हाइट ऑफ डैम। अगर हाइड्रोलॉजी की हेल्प में मतलब इसमें हम लोग पानी का ही मतलब कितना अमाउंट में है पृथ्वी पर उसी की जानकारी को ही हम लोग हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर मतलब कि हाइड्रोलॉजी द्वारा प्राप्त आंकड़े के आधार पर हम उस एरिया में हम डैम की जो हाइट है उसको भी निर्धारित कर सकते हैं। अगर कोई रिजर्वायर बना रहे हैं तो उस रिजर्वायर में कितनी कैपेसिटी हो सकती है उसको भी हम लोग बता सकते हैं। और सेकेंड क्या है, टू कंस्ट्रक्ट द स्पिल वे। इसमें हम लोग ये देखेंगे अगर उस एरिया में हाईएस्ट जो फ्लड पॉइंट है, जो फ्लड है वर्षा का जो फ्लड है, फ्लड मतलब बाढ़, अगर बाढ़ का हाईएस्ट पॉइंट अगर हमें पता है तो उसमें अगर रिजर्वायर है तो रिजर्वायर में हम लोग एक स्पिल वे लगा सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग पानी को छोड़ सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है, मतलब हाइड्रोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा देखेंगे कैनाल डिस्चार्ज।
डिस्चार्ज। अगर हम लोग अगर नदी में पानी की मात्रा अगर हमें पता है तो उस नदी के द्वारा कैनाल में हम लोग कितना पानी हम लोग छोड़ सकते हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो मतलब कैनाल डिस्चार्ज कितना करना है ये भी हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अगर हम उस एरिया में पानी की मात्रा कितना है अगर उसको हम लोग जान लेते हैं तो उस एरिया में हम लोग बिजली जो है उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट है टू नो अबाउट द फ्लड। मतलब कि नदी में आने वाला जो बाढ़ है अगर हम लोग पहले से ही उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं तो अगर रिवर में कोई कार्य करना है तो उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन। मतलब कि अगर हमें पता है कि हमारा जो इंडिया है ये मौसम है एक समान नहीं होता है। अगर हमें जैसे वर्षा की मात्रा जैसे बारिश की मात्रा हमें पता है कि कितना हो रही है और उस एरिया में कितना पानी कलेक्ट हो रहा है अगर उसकी जानकारी हमें है तो ये तो जानकारी हमें हमारा हाइड्रोलॉजी ही देगा, मतलब जल विज्ञान ही बताएगा। और ये सब जानकारी है तो उस एरिया में हम लोग आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हैं आसानी से और अपनी फसल की सिंचाई कर सकते हैं। थैंक यू।